जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगामी महीनों में कई हिंदी भाषी राज्यों की लोक सेवा आयोगों की परीक्षाएं हैं। तो उन परीक्षाओं में करंट अफेयर का एक बड़ा हिस्सा शामिल रहता है, हम सभी जानते हैं। तो उसी के क्रम में आज हम कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रश्नोत्तर फॉर्म में हम लोग चर्चा करेंगे और उससे संबंधित हम लोग व्याख्याओं को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों पैक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। ये जमीनी स्तर की सहकारी ऋण संस्थाएं हैं जो किसानों को विभिन्न कृषि एवं कृषि गतिविधियों के लिए अल्पकालिक और मध्यम अवधि के कृषि ऋण प्रदान करती हैं। ठीक, पैक्स सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं और आरबीआई द्वारा विनियमित होते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले 5 वर्षों में 2 लाख पंचायतों में एक नई प्राथमिक कृषि साख समिति की स्थापना को मंजूरी दी है। तो अगर हम इसके विकल्प की बात करें 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी, तो अगर हम इसके विकल्पों की बात करें तो इसमें से सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा ये सभी सही है। अब इनसे संबंधित थोड़ी हम एडिशनल जानकारी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार जो अभी 15 फरवरी को अगले 5 वर्षों में 2 लाख पंचायतों में एक नई प्राथमिक कृषि साख समिति की स्थापना को मंजूरी दी गई है और 25 विभिन्न सुविधाएं इसके माध्यम से उपलब्ध कराएंगी, जिसमें डेयरी और मत्स्य पालन को भी इन सहकारी समितियों से जोड़ा जाएगा। अगर हम बात करें पैक्स की या प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की, तो 1904 में पहली बार इनकी स्थापना की गई थी और यह ग्राम पंचायत और ग्राम स्तर पर कार्य करता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, पहला, भारत की उत्तरी सीमा पर गांवों में बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू किया गया है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और आजीविका के अवसरों के निर्माण के लिए धन प्रदान किया जाएगा। ठीक, तीसरा जो कथन है, कार्यक्रम की घोषणा बजट भाषण 2022 में की गई थी। ठीक, अब पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है, तीसरा पहला तीसरा सही है या उपरोक्त सभी सही है, तो इसमें भी उपरोक्त सभी सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी एडिशनल जानकारी ले लेते हैं। अगर हम बात करें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 से लेकर के 2025-26 तक के लिए कुल 4800 करोड़ रुपए की वित्तीय आवंटन की बात इसमें करी गई है। और अगर हम बात करें कि कहां, तो भारत और चीन की सीमा से लगे हुए गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। कुल यहाँ पे हमने देखा कि 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो 1 केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख है, फिर 4 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश शामिल है। इनके कुल 19 जिले होंगे। इन सभी 5 के 19 जिले होंगे। 19 जिलों के क्या होंगे, सीमावर्ती 46 ब्लॉकों के कुल 2966 गांवों में शुरू किया जाना है और पहले चरण में कुल 662 मतलब 662 गांवों को चुना गया है। पूरी तरीके से केंद्र द्वारा वित्त पोषित है, केंद्र सरकार इसका खर्च वहन करेगी। यह आजीविका, सड़क संपर्क, आवास, ग्रामीण आधारभूत अवसंरचना, ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा, टेलीविजन इत्यादि मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन आदि पर केंद्रित है। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पे कहा कि आवश्यक बुनियादी ढांचों का विकास करना है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंकुला टनल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। 4.1 किलोमीटर लंबी इस टनल का निर्माण सिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट की ऊंचाई पर की जाएगी। ठीक है, यह लेह लद्दाख की जांस्कर घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहुल से जोड़ेगी। सिंकुला सुरंग लद्दाख को सभी मौसम में, ध्यान दीजिएगा, सभी मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करेगी और केंद्र शासित प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सबसे छोटा मार्ग होगा। अब देखिए, इसमें पहला दूसरा सही है या दूसरा तीसरा सही है या पहला तीसरा सही है या सभी सही है, तो इसमें भी सभी सही है। ये तीनों विकल्प सही है, ये तीनों कथन सही है। अब हम इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है,
ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी ये मंजूरी दी है। नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर ये सुरंग निर्मित होगा और यह कुल इसमें संभावना है कि 1681 करोड़ रुपए की लागत आएगी और दिसंबर 2025 तक यह बनकर तैयार हो जाएगी। अगर हम इसकी बात करें इस सिंकुला टनल की, तो यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक पहाड़ी दर्रा है, रोहतांग दर्रे के उत्तर में स्थित है। और ये जो यहाँ पे टनल बनाया जाएगा, ये बीआरओ सीमा सड़क संगठन का एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट योजक, उसके तहत यह बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहां प्रधानमंत्री जी ने जल जन अभियान का शुभारंभ किया? मध्य प्रदेश के नर्मदा में, गुजरात के कच्छ में, झारखंड के पलामू में या राजस्थान के सिरोही में। तो ये वर्चुअल हुआ और इस प्रश्न का जो उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है राजस्थान के सिरोही में। ब्रह्म कुमारी संस्था के शांतिवन में जल जन अभियान की शुरुआत की गई, वर्चुअली किया गया और इसका उद्देश्य यह है कि वाटर हार्वेस्टिंग के साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना। यह जो अभियान है ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की मंत्री की बात करें तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी इसके मंत्री हैं। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स धर्म गार्डियन किनके मध्य आयोजित किया जाता है? भारत और जापान के मध्य, भारत और म्यांमार के मध्य, भारत और बांग्लादेश के मध्य या भारत और श्रीलंका के मध्य? तो इस प्रश्न का उत्तर है भारत और जापान के मध्य। ठीक है, 17 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2023 तक चलेगा। कहां होगा? तो जापान के शिगा प्रांत में होगा, यह जापान में होगा इस बार। भारत की तरफ से इस बार गढ़वाल राइफल रेजिमेंट इस अभ्यास में हिस्सा ले रही है। वर्ष 2018 से यह भारत और जापान के बीच एक वार्षिक सैन्य अभ्यास के रूप में, वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में यह आयोजित हो रहा है। अगर हम भारत और जापान के बीच अन्य सैन्य अभ्यासों की बात करें, तो शिन्यू मैत्री है, भारतीय वायुसेना जापानी वायु आत्मरक्षा बल के बीच। जिमैक्स है, भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। सहयोग काइजिन भारतीय तटरक्षक बल और जापान तटरक्षक बल के बीच। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर नैनो यूरिया तरल संयंत्र, इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र की बात कर रहे हैं, का उद्घाटन किया गया? रेणुकूट में, आंवला में, ये आंवला बरेली में पड़ता है, ठीक, बरेली में पड़ता, फूलपुर में, या 2 और 3 दोनों में, मतलब ये बी और यहां पे बी और सी दोनों में होगा। ठीक है, बी और सी दोनों में। तो आंवला में भी किया गया और फूलपुर में भी किया गया। अच्छा, हम लोग ये नैनो यूरिया पे हम लोगों ने बात कर रखा है इसके पहले भी। थोड़ी सी जानकारी हम लोग और उसमें ऐड करते हैं, देखिए नैनो यूरिया जो है वो सबसे अच्छी हरित तकनीक है और प्रदूषण का समाधान करती है। ठीक है, प्रदूषण का समाधान प्रदान करती है और इसके साथ साथ यह मिट्टी को भी बहुत अधिक बहुत हानि नहीं पहुंचाती और उत्पादन बढ़ाता है, इसलिए किसानों के लिए सबसे अच्छा है। अभी यह डीएपी के बारे में, मतलब जो सरकार की विशेषज्ञ समिति है वो नैनो डीएपी पर भी मंजूरी दे दी है और जल्द ही नैनो डीएपी भी इस रूप में आएगा। ठीक, अगर हम नैनो यूरिया लिक्विड की प्रभावशीलता की बात करें तो यह 80% से अधिक है और इससे उपज में 8% की वृद्धि दर्ज करी गई। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में कौन सा देश पीरियड अवकाश प्रदान करने वाला यूरोप का पहला देश बना? ठीक है, पीरियड अवकाश महिलाओं और लड़कियों के लिए। चलिए, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन या इटली? तो इसमें आएगा आपका स्पेन। ठीक, अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, विश्व के अन्य देश है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान महिलाओं को क्या पीरियड अवकाश प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जाम्बिया या चीन के कुछ प्रांतों में भी है। भारत की कुछ कंपनियां भी हैं जैसे जोमेटो, स्विगी, ईटीसी, ये भी कुछ हद तक उनके अपने
पैरामीटर्स हैं, उस पैरामीटर्स पे वो पीरियड अवकाश प्रदान करते हैं। पहली बार अगर हम भारत में बात करें किसी शिक्षण संस्थान की, तो केरल का कोचीन विश्वविद्यालय है, उसने अपने यहाँ अध्ययनरत छात्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव देने की घोषणा करी। ठीक है, अभी हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज करी गई है, याचिका लगी है, और उस पर डी.वाई. चंद्रचूड़ जी सुनवाई के लिए तैयार भी हो गए हैं, और 24 फरवरी को इसी 24 फरवरी को, ठीक है, इस पर सुनवाई होनी है। किस लिए? पीरियड अवकाश के बारे में, कि भारत में भी पीरियड अवकाश दिया जाए, इस पे सुनवाई होनी। जैसा भी होगा बताएंगे हम आगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड या फिनलैंड? तो इसमें ये फिनलैंड शीर्ष पर रहा, और ये लगातार 5वां साल है इसका। दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहा, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड रहा, और चौथे स्थान पर आइसलैंड रहा। अगर हम यह बात करें कि भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत 136वें स्थान पर रहा। किस स्थान पर रहा? 136वें स्थान पर रहा। सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स या विश्व खुशी सूचकांक जारी किया जाता है। यह वार्षिक स्तर पर जारी किया जाता है। कुल लगभग 150 से अधिक देशों के आधार पर देशों से आंकड़े एकत्रित करके यह जारी किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस कंपनी ने हाल ही में दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे मैसेजिंग सिस्टम लॉन्च किया है? क्वालकॉम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या याहू? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है क्वालकॉम। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले और अंतिम प्रश्न पर। हाल ही में जस्टिस सोनिया गुकानी किस राज्य के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी? पश्चिम बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? तो जस्टिस सोनिया गुकानी जी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ। ठीक है, अभी हमने देखा था कि कल हम लोगों ने कुछ राज्यों में राज्यपालों की नई नियुक्तियों के बारे में बात किया था और स्थानांतरण के बारे में बात किया था। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हमको मिलती रहेंगी और जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगी, हम उनको आपके सामने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लेकर आएंगे। आप हमसे जुड़े रहिए, अच्छे से तैयारी अपने करते रहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।